हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि डेली आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, किन रचनाओं को क्रमशः छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला तथा हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? आपको बताना है कि हिंदी की कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें एक तो कहा जाता है छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला और हिंदी का मेघदूत। तो ऐसी रचनाएं हैं आपका झरना, जिसे कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है क्योंकि छायावाद का प्रारंभ झरना रचना से माना जाता है, और हिंदी का मेघदूत कहा जाता है आंसू, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं दोनों ही। अगला प्रश्न है, स्नेह निर्झर बह गया रेत सातन रह गया। स्नेह निर्झर बह गया रेत सातन रह गया, यह पंक्ति किसकी है? इसके लेखक हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है। यह लाइन है कि स्नेह निर्झर बह गया रेत सा तन रह गया। अगला प्रश्न है कि ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण, जो ए और आई वर्ण हैं वह क्या कहलाते हैं? क्या कहलाने का मतलब है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंठ तालव्य। कंठ और तालव्य ए और आई का उच्चारण स्थान है। ठीक है, जो हमारे हिंदी की वर्णमाला है उसमें सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह अलग अलग है। अभी आपसे ए आई के बारे में पूछा गया है तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। अगला है कि श, श, सौ, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? श, श, सौ, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। इन व्यंजनों को कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? यह किस कवि की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई की यह रचना है। अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास की। यह पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता का नाम बताना है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा जो रचना है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, अनाम दास का पोथा, और इसकी विधा है उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है तो तहसीलदार कैसे लिखना है? ठीक है, यह है तहसीलदास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। संयोग है, मनोहर है, नमस्कार या फिर पवन। तो पवन जो है वह स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण है पवन। अगला प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना होगा? तो अगर अनुज को आपने स्त्रीवाचक बनाना है तो कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। इसका जो हो जाएगा अनुज का हो जाएगा अनुजा। ठीक है, अनुज का हो जाएगा अनुजा। तो इसका प्रत्यय है आपका आ प्रत्यय का यूज करना है। जैसे तनुज, तनुज होता है और तनुज में आ प्रत्यय जोड़ के तनुजा यह बन जाता है। यह तनई होता है, मतलब इनका मतलब होता है, तनुज का मतलब होता है बेटा, तनई, तनई का मतलब भी बेटा होता है और इसमें आ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो तनया हो जाता है बेटी। वैसे अनुज का अनुज का मतलब भाई होता है तो अनुजा का मतलब हो जाता है बहन। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर है कमलेश्वर। समानांतर कहानी के प्रवर्तक थे कमलेश्वर। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक थे कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? स्वर संधि। इसका बनता है सदा
धन एव बराबर सदैव। सदा धन एव बराबर सदैव। आ धन ए बराबर आई। आ धन ए बराबर आई। तो इसका जो बन गया आपका स्वर संधि के अंतर्गत यह कौन सा भेद है? यह है आपका वृद्ध संधि का भेद। ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत यह आपकी है वृद्ध संधि, क्योंकि इसमें आ धन ए का मेल हो रहा है, तो यह स्वर संधि के अंतर्गत वृद्ध संधि का मेल है। अगला प्रश्न है जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में समास कौन सा है? तो यह है बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि जितेंद्रिय मतलब है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह कहलाता है जितेंद्रिय। जब किसी समास में उसका एक अलग अर्थ बनता है तो वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे कि है लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर। लंबोदर किसके लिए यूज होता है? गणेश के लिए। तो उसी प्रकार जितेंद्रिय के लिए आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, आपके क्वेश्चन आपके यहीं पर एंड होते हैं। तो अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहीं पर आपकी वीडियो एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।